क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भी सोचा है कि गीले कपड़े आखिर सूख कैसे जाते हैं, या फिर पानी एक खास टेम्परेचर पर ही क्यों उबलता है। इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य हीरो काम कर रहा है, वाष्प दाब, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आज चलिए इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि आपने पानी का एक गिलास लिया और उसे एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया। क्या होगा? क्या पानी बस वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर हमारी आंखों से परे कुछ अनदेखी हलचल चल रही होगी? यकीन मानिए, इसी एक सवाल में हमारी आज की पूरी कहानी छिपी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ये पूरा खेल है क्या, जिसे हमने अदृश्य नृत्य कहा है। फिर देखेंगे कि वेपर प्रेशर असल में होता क्या है, कौन सी चीजें इसे बदल सकती हैं, कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में इसे जोड़ेंगे उबलने जैसी एक रोजमर्रा की चीज से। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस बंद डिब्बे में रखे पानी के गिलास पर। आखिर हो क्या रहा है वहां? देखिए, पानी की सतह पर एक लगातार डांस चल रहा है, मॉलिक्यूल्स का डांस। और इस डांस के दो मेन स्टेप्स हैं। एक है वाष्पन यानी इवेपोरेशन, और दूसरा है संघनन यानी कंडेंसेशन। इसे ऐसे समझिए, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो सतह छोड़कर आजाद हो जाते हैं और गैस यानी वेपर बन जाते हैं। ये हुआ वाष्पन। लेकिन डिब्बा तो बंद है, तो ये बेचारे अणु कहीं जा तो सकते नहीं। ये घूम घूम कर वापस पानी की सतह से टकराते हैं और फिर से लिक्विड का हिस्सा बन जाते हैं। इसे कहते हैं संघनन। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब जितने मॉलिक्यूल सतह छोड़कर जा रहे होते हैं, ठीक उतने ही वापस भी आ रहे होते हैं। इसी परफेक्ट बैलेंस को हम साइंस में कहते हैं गतिक साम्यावस्था या डायनामिक इक्विलिब्रियम। और बस जैसे ही ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आती है, हम अपने असली हीरो यानी वाष्प दाब को समझ सकते हैं। अब समझिए, इस इक्विलिब्रियम की हालत में डिब्बे के अंदर जो वाष्प के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, वो डिब्बे की दीवारों पर और पानी की सतह पर एक प्रेशर डाल रहे हैं, है ना? बस इसी प्रेशर को उस खास तापमान पर उस लिक्विड का वाष्प दाब कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात याद रखने वाली यह है कि यह प्रेशर तभी गिना जाता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो सवाल यह उठता है कि क्या हर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक जैसा होता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि कुछ खास बातों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है लिक्विड का अपना नेचर, उसकी प्रकृति। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आकर्षण बल है, वो एक तरह का गोंद है जो उन्हें चिपका के रखता है। अब अगर ये गोंद यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, जैसे पेट्रोल या नेल पेंट रिमूवर में, तो मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से उड़कर वेपर बन जाएंगे। नतीजा, हाई वेपर प्रेशर। और अगर ये गोंद बहुत मजबूत है, जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो मॉलिक्यूल्स को उड़ने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। नतीजा, लो वेपर प्रेशर। दूसरा बड़ा फैक्टर है तापमान, और ये रिश्ता बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं, तो आप असल में उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी का एक बूस्ट दे रहे हैं। ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा उछल कूद, और ज्यादा मॉलिक्यूल सतह से निकल भागेंगे। ज्यादा वेपर बनेगी तो मतलब ज्यादा प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। अच्छा, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। क्या होता है जब हम किसी शुद्ध तरल जैसे पानी में कुछ मिला देते हैं? मान लीजिए हमने नमक या चीनी मिला दी। ये ऐसी चीजें हैं जो खुद आसानी से वेपर में नहीं बदलती, इसलिए इन्हें हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय कहते हैं। देखिए, जब आप पानी में चीनी घोलते हैं, तो चीनी के मॉलिक्यूल्स पानी की सतह पर आकर कुछ जगह घेर लेते हैं। अब ये खुद तो उड़ते नहीं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स के उड़ने का रास्ता जरूर रोक देते हैं। समझिए कि एग्जिट गेट पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए हैं, तो अब कम पानी के मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकल पाएंगे ना। इसका सीधा मतलब है कि वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब अपने आप घट जाएगा। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां अक्सर लोग और खासकर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। कुछ चीजें हैं जो देखने में तो लगती हैं कि वेपर प्रेशर पर असर डालेंगी, पर असल में ऐसा होता नहीं है। चलिए इन मिथकों को तोड़ते हैं। इन 3 बातों को अच्छे से समझ लीजिए। पहली, बर्तन का साइज या शेप कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, लिक्विड की मात्रा चाहे 1 बाल्टी पानी हो या 1 बूंद, प्रेशर सेम रहेगा। और तीसरा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन,
सरफेस एरिया। हाँ, ये सच है कि चौड़ी थाली में रखा पानी गिलास के मुकाबले जल्दी सूखेगा, लेकिन वो सिर्फ सूखने की रफ्तार है, स्पीड है। जब इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो फाइनल प्रेशर उतना ही होगा। तो याद रखिए, रफ्तार और फाइनल प्रेशर दो अलग-अलग चीजें हैं। तो ठीक है, हमने ये सब जान तो लिया, पर इसका रोज की जिंदगी में क्या काम? इसका सबसे बड़ा और सीधा कनेक्शन है उबलने से, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से। उबलने का एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। कोई भी लिक्विड तब उबलता है जब उसका अंदरूनी प्रेशर यानी उसका वाष्प दाब बाहर से पड़ रहे हवा के प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर को मैच करता है, बूम, लिक्विड उबलने लगता है। और यहीं पर सारी कड़ियां आकर जुड़ जाती हैं। याद है, हमने पानी में चीनी डालकर उसका वाष्प दाब कम कर दिया था। अब सोचिए, इस कमजोर पड़ चुके वाष्प दाब को अगर बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो ज्यादा मेहनत क्या है? ज्यादा तापमान। हमें उस घोल को और ज्यादा गर्म करना होगा ताकि उसके मॉलिक्यूल्स को इतनी ताकत मिले कि वो बाहरी प्रेशर की बराबरी कर सके। और इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक मजेदार सवाल पर खत्म करते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि उबलना जो है वो वाष्प दाब और बाहरी हवा के दबाव का खेल है। अब ये बताइए कि पहाड़ों पर जहां हवा का दबाव कम होता है, वहां खाना बनाना आसान होगा या मुश्किल? सोचिए, पानी वहां जल्दी उबलेगा या देर से? और क्या जल्दी उबलने का मतलब हमेशा जल्दी पकना होता है? इसका जवाब आज हमने जो भी सीखा है उसी में छिपा है।